Welcome guys. Today we move to change of active and passive voice. चैप्टर है सम टिपिकल सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर हम एजेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। बाय मी, बाय यू, बाय समवन नहीं लिखते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए आपके अंदर कि हम कहाँ पर लिखेंगे, कहाँ पर नहीं लिखेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस है, समवन पिक्ड माई पॉकेट इन द बस। एक्टिव पैसिव के लिए जो मेन क्लू है वो होता है वर्ब। पिक्ड पास्ट इंडेफिनिट, वर्ब की सेकंड फॉर्म। रोट, रेड, प्लेड। तो जब ऐसा है तो इसका मतलब हमें मालूम है कि हमें पता होना चाहिए ये क्या होगा, वॉज, वेयर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। रोट कहो, पिक्ड कहो या वॉज वेयर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लाओ। एक एक्टिव में है तो एक पैसिव में है, अर्थ एक जैसा है। अब यहाँ पर देखना, पिक्ड क्या हुआ, माई पॉकेट, ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो ऑब्जेक्ट को हम पहले ले लेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। और मैंने कहा पिक्ड का क्या होगा, कहा पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म है इंडेफिनिट। तो क्या कहोगे, वॉज पिक्ड। और वो पिक्ड क्या होगा, ये वाला पिक्ड नहीं, ये सेकंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म भी पिक्ड होती है, लेकिन हम थर्ड फॉर्म लेंगे। तो माई पॉकेट वॉज पिक्ड इन द बस। बाय समवन नहीं कहोगे, भाई किसने तो लिया ही है, वो अंडरस्टूड है, जेब काट दी मेरी, तो किसने तो करी है, तो बाय समवन नहीं कहोगे। क्या कहोगे, माई पॉकेट वॉज पिक्ड इन द बस। बोलो, क्या बोलोगे, माई पॉकेट was picked in the bus। अब होना क्या था, हमें क्या सिखाया गया था, माई पॉकेट वॉज पिक्ड इन द बस बाय समवन। अगर आप लिखोगे, भाई गलत तो नहीं माना जाएगा, लेकिन ये कहा जाएगा कि आपको इंग्लिश कम आती है, आपको एक्टिव पैसिव पर कमांड नहीं है। नेक्स्ट, दे फाउंड आउट द ट्रूथ। उन्होंने सच का पता लगा ही लिया। पास्ट टेंस है फाउंड, रोट, पिक्ड, किल्ड। तो जब सेकंड फॉर्म आती है वर्ब की तो पास्ट इंडेफिनिट होता है। जाता था, खाता था, पकड़ता था, लिखता था, मारता था, मारा था। तो क्या होगा वहाँ पर, वॉज वेयर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये फाउंड जो है, इसको आप, यह है क्लू आपके लिए। इसको आप क्या करोगे, वॉज वेयर लगाओगे और फाउंड की थर्ड फॉर्म लाओगे। फाइंड, फाउंड, फाउंड, थर्ड फॉर्म भी फाउंड आती है। द ट्रूथ, ये क्या है, द ट्रूथ है, द ट्रूथ है ऑब्जेक्ट। द ट्रूथ वॉज फाउंड आउट बाय देम नहीं कहोगे, भाई पता तो लगा ही लिया है किसने, कोई व्यक्ति ने, किसी टीम ने, किसी पुलिस ने। तो क्या शब्द आएगा, ऑब्जेक्ट के साथ केवल वर्ब आएगी और एजेंट की आवश्यकता हमको नहीं रहेगी। ये तब होता है जब कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। कन्फ्यूजन दूर तब होता है जब आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं। तो मैंने कहा दे फाउंड आउट द ट्रूथ का पैसिव क्या बनाओगे, द ट्रूथ वॉज फाउंड आउट। फाउंड का तो वॉज फाउंड होता है, ऑब्जेक्ट है द ट्रूथ, ये आप सब्जेक्ट बन गया। वॉज, ये थर्ड फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, फाउंड आउट। इस मायने में ये टिपिकल है कि यहाँ पर हम एजेंट की आवश्यकता नहीं समझ रहे हैं। जहाँ पर आप एजेंट की आवश्यकता नहीं समझते हैं तो वहाँ पर एजेंट मत लगाइए। नेक्स्ट, दे से दैट मोहन हैज़ फेल्ड। वे कहते हैं कि मोहन फेल हो चुका है, मोहन फेल हो गया है। वे लोग कहते का मतलब पब्लिक कहती है कि मोहन फेल हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में कोई ना कोई तो कह रहा है, पब्लिक कह रही है या वे लोग कह रहे हैं। तो कैसे कहोगे, दे से को आप ध्यान दो, हमें पैसिव चाहिए। से क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। गो, कम, रीड, राइट या राइट्स, गोज, प्लेज, सेज, ये फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर क्या होता है, इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म। तो लेकिन अब सब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो क्या कहोगे,
दो क्लॉज है ये, दे से मेन क्लॉज, दैट मोहन हैज फिल्ड नाउन क्लॉज। तो हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो से का तो हमको मालूम है, इज सेड, एम सेड या आर सेड होता है, लेकिन सब्जेक्ट किसको बनाते हो, सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट तो था ही नहीं इसका। तो इसलिए एक काम करो, एडवोकेटरी एडवर्ब दो शब्द होते हैं, देयर और इट, इसका उपयोग करते हैं हम, जिसके जो केवल सब्जेक्ट का काम तो करते हैं, अपने आप में कोई उनका अर्थ नहीं होता है। तो क्या होगा, इट इज़ सेड, हम इट ले लिए, इट के बाद क्या आएगा, इज, उसके बाद थर्ड फॉर्म सेड, इट इज़ सेड दैट मोहन हैज फिल्ड। इस मायने में टिपिकल है। क्या लगाया मैंने, इट, इट इज सेड, इट इज सेड, बाकी सेंटेंस को उतार दो, दैट मोहन हैज फेल्ड, मोहन फेल हो गया है। ऐसा कहा जाता है कि मोहन फेल हो गया है, जबकि क्या था, वे लोग कहते हैं था, बाय देम नहीं लिखा हमने। अगर आप बाय देम लिखोगे तो क्या हो जाएगा, अर्थ में उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसकी जो ग्रेविटी है वो कम हो जाएगी। तो ये सही है, इट इज़ सेड दैट मोहन हैज फेल्ड। नंबर 4, आई एम टू टीच हिम। देखो मेरी बाध्यता है, मेरा कर्तव्य है, मुझे उसे पढ़ाना है, वो मेरा भाई है, वो मेरा विद्यार्थी है ना। एक होता है आई हैव टू टीच हिम, मुझे उसे पढ़ाना है, यहाँ पर थोड़ा सा मजबूरी आ जाती है, भाई मुझे जॉब मिला है, मैं ट्यूशन कर रहा हूँ, या मुझे उसके बारे में उसके बाद पेट किया जाता है, या मुझसे कहा जाता है। तो ये ऐसी स्थिति में ये शब्द जो है वो हैव में अंतर होता है, ये कर्तव्य बोध होता है। आई एम टू टीच हिम, ये आप जानते हो, हिम का क्या होता है, ही। अच्छा, अब क्या था, ये है टू टीच, इन्फिनेटिव है ना। कभी भी इन्फिनेटिव का जो पैसिव होता है वो टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, टू बी डन, टू बी रिटन, टू बी टॉट, क्या सब लाते हैं हम, बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू बी डन, टू बी किल्ड, टू बी टॉट। तो क्या होगा, हिम का ही, और यहाँ पर क्या था, इज, हम आर में इज आएगा, एक वर्ब तो आएगी, आपकी प्रेजेंट की बात हो रही है, ही इज टू बी टॉट बाय मी, कहने की जरूरत आपको नहीं होगी। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, यहाँ पर तो थोड़ा सा आभास दे रहा है ये, ही इज, मेन चीज़ ये है टू टीच का, टू बी टॉट। ही इज टू बी टॉट, उसको पढ़ाया जाना है, लेकिन ये लिखना ही पड़ेगा आपको बाय मी, यहाँ पर आवश्यकता है, जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पर लिखिए, ही इज टू बी टॉट बाय मी, मतलब टू टीच का क्या होगा, टू बी टॉट। नेक्स्ट 5th, आई हैव टू राइट एन एसे, मुझे एक निबंध लिखना पड़ता है, मुझे एक निबंध लिखना पड़ा, होमवर्क दिया था, मुझसे किसी ने कहा था, मुझे ये ड्यूटी सौंपी गई थी। तो क्या होगा, एन एस ए आएगा। एन एस के साथ हैव तो आता नहीं है, क्या आता है, हैज। तो क्या होगा, टू राइट का क्या होता है, आपने कहा था, जहाँ पर भी इन्फिनेटिव आता है वहाँ पर टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, टू के साथ टू बी, टू राइट इन्फिनेटिव है, ये होगा टू बी रिटन। एन एस ए के साथ क्या आता है, हैज, एन एस ए हैज़ टू बी रिटन बाय मी। एन एस ए को बताओ, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया आपने, एन एस ए, इसके साथ हैज आता है। अब टू राइट का क्या हो जाएगा, टू बी रिटन। इन्फिनेटिव का कैसे करते हैं, इन्फिनेटिव में टू बी, टू के साथ बी लगाते हैं और राइट मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, एन एस ए हैज टू बी रिटन बाय मी, आई का हो जाएगा मी। तो मैंने कहा जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पर लगाओ, जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पर मत लगाओ। अगर वाक्य में हैव टू, हैज़ टू, एम टू, इज़ टू, आर टू, वॉज टू, वेर टू ऐसा आया हुआ है तो क्या होगा, उसके बाद टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, इन्फिनेटिव का हो गया। तो क्या होगा वहाँ पर, इज, एम, आर के बाद इन्फिनेटिव आया हुआ है, वॉज, वेर के बाद इन्फिनेटिव, हैज़, हैव के बाद इन्फिनेटिव, तो वो क्या होगा, टू बी थर्ड फॉर्म वर्ब की, टू बी डन, क्योंकि
वर्ब के साथ ही तो टू आया होगा फर्स्ट फॉर्म के साथ, उसका थर्ड फॉर्म लोगे। टू बी डन, टू बी रिटन, टू बी प्लेड। तो ये था आज का सम टिपिकल सेंटेंसेज। ये वीडियो आपको कैसी लगी, कितना समझ में आ रहा है? आप ज़रूर अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। और एक आपसे निवेदन है कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उसको आप नोटबुक में एक फेयर कॉपी में अंकित करते जाइए, तो आपको एक सिस्टम ग्रामर का, ये कंप्लीट कोर्स ऑफ ग्रामर आपको मिल जाएगा। फिर आप टाइम टू टाइम उसे दोहरा लीजिए, तो आपकी इंग्लिश जो है, जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि आप ग्रामर में मास्टरी करना शुरू कर लोगे। और जब कभी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है, ध्यान दो 9th 10th के बच्चे, 9th 10th के बच्चे ध्यान दो, जब कभी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है फॉर योर फ्यूचर, दैट इज़ सिक्योर, दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन ईजीली। क्योंकि वहाँ तो क्या आता है, एमसीक्यू पैटर्न में आते हैं, फिर क्या है आपके लिए, कुछ भी नहीं है, दैट इज चाइल्ड्स प्ले। तो आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके साथ ही वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।